गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज अपनी दीप ज्योति हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने आप लोगों को जो भी पढ़ाया था, जैसे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाया था, आप लोगों को समझाए थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से गया था। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड विचार। हमारा अगला चैप्टर है वर्ड विचार। इसे हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, यही चिन्ह वर्ण कहलाता है। अब देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होता क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। मीन्स कि कोई भी वर्ण है, जैसे देखिए पुस्तक लिखा है, प लिखा है, प को हम टुकड़ा नहीं कर सकते। क्यों? ये प है, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो इसे टुकड़े में हम और टुकड़े में नहीं कर सकते। तो ये एक क्या है, आपका एक वर्ण है। ये अ क्या है, वर्ण है, क वर्ण है, अ वर्ण है, त वर्ण है, स वर्ण है, उ वर्ण है और पु वर्ण है, प वर्ण है। मतलब ये अलग अलग वर्ण है। अलग अलग वर्णों को मिलाए हैं तो क्या बना है, एक शब्द बना है। क्या है शब्द? पुस्तक। इसीलिए कह रहा है बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे पुस्तक शब्द में अनेक ध्वनियाँ हैं। पुस्तक है, अभी हमने बताया कि ये पुस्तक शब्द है, इसमें एक अलग अलग ये वर्ण हैं, ये तो इनको मिला के क्या बना है, एक शब्द बना है पुस्तक। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते, ये अपने आप में हैं। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। अभी देखिए, हिंदी भाषा की वर्णमाला दिया है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि वर्णों का समूह, वो भी क्या, क्रमबद्ध समूह। जैसे स्वर है, अ के बाद आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, बड़ी के बाद छोटा ऊ, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। ठीक, ये क्या है, क्रमबद्ध में है, क्रम से है, तो ये वर्णमाला है। ठीक है। अब ऐसे ही व्यंजन है, क ख ग घ घ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, प त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ख श ह। ये क्या है, व्यंजन है और ये क्रमबद्ध है, क्रम में है, इसलिए ये वर्णमाला है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये क्या होता है और आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अनुस्वार अंक की मात्रा को कहते हैं, जो ऊपर बिंदी लगी होती है अंक की मात्रा, इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं, जो अह की मात्रा, दो आगे बिंदु लगा होता है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। उसे हम पढ़ते क्या हैं, ह। विसर्ग क्या है, अ, अतः, मतलब आगे की दो बिंदु हैं। आगत ध्वनियाँ हैं, ये वो चंद्र बिंदु नहीं है, बस एक डैश है, डॉक्टर, नुक्ता। ठीक, तो ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ कहते हैं और इसे नुक्ता कहते हैं। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र, चार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिए, स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए, जैसे अ, आ, ई, ये क्या है, ये स्वर है, क्योंकि इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। और व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन बिना स्वर के अधूरा रहता है। तो पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट बाहर आती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11।
अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ। क्या करना है? ये जो है ये सब स्वर है। अ, आ, ई, ये क्या है? ये आपका स्वर है। अब स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। अब देखिए ये संख्या में 4 है। जैसे बहुत कम समय लगता है बोलने में अ, ई, उ, री, तो ये कम समय में बोला गया, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर मतलब बहुत छोटा। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा होता है, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में क्या होता है? दुगुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से, क्योंकि ये संख्या में 7 हैं। इन्हें बोलते मतलब उच्चारण करते समय हमारा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब आता है हमारा तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। 3 गुना का मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा खींच के कोई भी बात बोलते हैं, जब कोई भी बात बोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, हे राम, सुनो आदि। हम जब बोल रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है ना कि ओम, हे राम, सुनो, ये प्लुत स्वर हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। समझ में आया? अब देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका रूप बदल जाता है। उनका मूल रूप के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। अब देखिए ये स्वर हैं, उनकी मात्राओं के चिन्ह हैं और ये वर्णों के साथ लगाए गए हैं। जैसे देखिए अ का कोई मात्रा नहीं है, ठीक। आ का ये है, आ का ये है, छोटी ई का ये है, बड़ी ई का ये है, ऊ का, छोटा ऊ का ये है, बड़ा ऊ का ये है, री का ये है, ए का ये है, ऐ का ये है, ओ का ये है और औ का ये है। जैसे देखिए इधर शब्द भी लिखे हैं। क प्लस अ बराबर क, कर, कमल, कलम, गरम। क प्लस आ मतलब का, क प्लस आ मतलब का, क प्लस छोटी मतलब की, क प्लस बड़ी मतलब की। तो इस प्रकार जब मात्राएं लगेंगी तो ये हमारा वर्ण तैयार होगा। देखिए अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हमने बताया कि स्वर को किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता, ना लिखा जा सकता है। इनका उच्चारण करते समय वायु रुककर मुख से बाहर आती है। सामान्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ड़, ड, ज, फ मिलाकर व्यंजनों की संख्या 37 है। ये हमारे व्यंजन क, ख, ग, घ, ग ये व्यंजन हैं, लेकिन ये स्वर के बिना हैं। देखिए नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधे हैं, ये पूरे नहीं हैं ये व्यंजन। तो जब इसमें स्वर मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा और ये क कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायुकंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ। उच्चारण स्थान है कंठ। च है च, छ, ज, झ, ङ, य, तो ये है तालु, इसका उच्चारण स्थान है तालु। ट, ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये है मूर्धा। त, थ, द, ध, न ये है दंत। प वर्ग प, फ, ब, भ, म ये ओठ। मतलब ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालु से, ये मूर्धा से, दंत से और ये होठ से बोले जाते हैं।
अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह से कहीं स्पर्श करती है और न रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मंख में य र ल व, मतलब ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह में किसी भाग पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, 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 ह, ठीक। अब आता है अयोगवाह, ठीक। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन ही होते हैं, वो अयोगवाह होते हैं। अब ये आप लोग देखेंगे कि जो न तो वर्ण कौन सा है कि जो न स्वर ही है न व्यंजन ही है। तो हम बताते हैं आपको कि जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर संग रहना। जैसे किसी से मेल नहीं है फिर भी उसके संग है, मतलब वो अयोगवाह है। इनका न तो स्वरों से योग होता है और न ही व्यंजनों से, ये फिर भी ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह हैं, ठीक है। क्या अयोगवाह 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार है, इनका उच्चारण नाक से होता है। यह न या म के समान उच्चरित होता है, जैसे चंदा, पंख, शंख आदि। इसका चिन्ह अंक की मात्रा है। देखिए अंक दिया है, ऊपर बिंदु, अंक की मात्रा है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे पंचम वर्ण है ग, ञ, ण, न तथा म में। देखिए चंचल, अब यहाँ लिखा है चंचल, ऊपर अंक की मात्रा। कंघा, यहाँ तो लिखा है लेकिन ये यहाँ ऊपर आ गया है। संबंध, म और न दोनों ऊपर बिंदु बन के चले गए हैं अनुस्वार में। बंदर, ऐसे लिखा गया है, तो इसे हम अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ये है, देखिए चंद्रबिंदु होता है, जैसे चाँद, मुंह, आँख आदि। अब है विसर्ग। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत, मतलब संस्कृत शब्द का है, तत्सम शब्दों से में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह यह है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे दो भिन्न व्यंजनों के मेल के उदाहरण। अब देखिए स है और आधा त है और यह है। ये आधा त है, नीचे हलंत लगा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य, ठीक। क है, र है और म है। आधा क है, र है और म है, तो हम जब आधा क है और र म है तो हम क्रम लिखना है, तो क के नीचे हम मात्रा लगाएंगे उसके पैर में, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ट है, नहीं, उसके बाद है च, क, र, तो हमें जब क में र लगाना है तो उसके पैर में लगाएंगे। ट रे न, ट्रेन ऐसे लिखेंगे। ज योति, आधा ज है तो ज ऐसे ज्योति। क ले स, आधा क है तो ये क्लेश। ध र म, तो ध और म के बीच में आधा र आया है तो म पे ये ऊपर र की मात्रा लग जाएगी। तीव्र, तीव्र। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ये मात्राओं को क्या कहा जाता है, जो आपकी बुक में शायद न दिया है, नहीं दिया है। देखिए ये पहला हो गया। कुछ संयुक्त व्यंजनों का स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है, जैसे क और श मिला के क्षत्रिय हो जाता है, कक्षा, क्षेत्र, क्षितिज, क्षमा। ज और य मिला के ज्ञ, त और र मिला के त्र, द और य मिला के द्य। अगला है ख। दो समान व्यंजनों से बने व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो एक ही समान के व्यंजन है, मतलब जैसे आधा क और पूरा क, आधा च और पूरा च, आधा ज और पूरा ज, आधा ट और पूरा ट, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, जैसे पक्का, मक्का, चक्का लिखा है ना, तो ये क्या है? आधा क और पूरा क मिला के इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा व्यंजन कहेंगे? इसे हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम आपको समझाने जा रहे हैं
र के विभिन्न रूप, देखिए र के कुछ विभिन्न रूप होते हैं। जैसे र, जब र किसी व्यंजन के से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ण पर रेप के रूप में लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? रेप की मात्रा। जो हमारा ये ऊपर मात्रा लगता है ऐसे, उसे हम रेप की मात्रा कहते हैं। जैसे रम नर्म, रम सर, ठीक है। र से पूर्व कोई स्वर सहित व्यंजन हो तो र उसे व्यंजन के नीचे का रूप में लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पदेन की मात्रा कहते हैं। इसके पैर में, पद मतलब पैर, इसे दिया नहीं है आप में, लेकिन हम बता रहे हैं इस रेप, इस मात्रा को जो ये वाला र है ऊपर जाता है, इसे रेप कहा जाता है। और जो पैर में लगता है उसे, जैसे ये आम्र, म के पैर में जो लगा है, प्रमोद प्र में, प के र में जो लगा है, इसे हम इस मात्रा को क्या कहते हैं? पदेन की मात्रा। फिर ट और ढ के बाद र आने से उसका रूप इस प्रकार का हो जाता है। एक प्रकार का ये भी है, देखिए ड्रम, ये देखिए ये ऐसे मात्रा लगता है, ये भी र है। तो जब ड्रम लिखना होगा तो हम उसके नीचे मात्रा लगाएंगे, ड्रामा। अब हमारा आता है अगला है वर्ण विच्छेद। वर्ण का अर्थ है अलग करना, विच्छेद का अर्थ है अलग करना, सॉरी। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। कलम है, देखिए इसे अलग अलग करके लिखना है तो क आधा अ मिला के क हो गया, म आधा और अ मिला के म हो गया, ल आधा और अ मिला के ल हो गया, मतलब क म ल। लेकिन इन वर्णों को कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6। ये दिख रहा है 3, लेकिन है कितना? 6, क्योंकि इसमें स्वर भी छिपा हुआ है, स्वर को भी अलग करना है। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। भारत, भ आ र त, ठीक, भारत। अब ये आप लोग खुद से देखिए, पढ़ लीजिएगा। अब हम ये पूरा आप लोगों को, जैसे मंदिर, भारतीय, बुरा, कपूत, मेला, मैला, सोना, सौरभ, कृति, प्रकृति, गर्व, दुख, चाँद, ये आप लोगों को अलग अलग करके लिखना है। तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमें लगता है कि जैसे अगर ये शब्द दिए गए हैं, कोई भी शब्द आप लोगों को दिए जाएं तो आप लोग स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखेंगे, एक एक वर्ण को अलग कर देंगे तो आप लोगों का वर्ण विच्छेद आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? सही पे लगाना है, ठीक है। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 9, 11 और 13, मतलब 9 होते हैं, 11 होते हैं या 13 होते हैं। तो हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। इस पे सही का टिक लगाइए। किस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर में? तो अभी हमने पढ़ा कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? अ, ई या उ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अब किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? कक्षा, विद्या, सच्चा। क्या अभी हमने बताया ना कि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। तो यहाँ सच्चा, एक आधा और एक पूरा मिला के द्वित्व व्यंजन होता है। तो देखिए यहाँ सच्चा। फिर ये हमने भर दिया है। 3 उदाहरण लिखो। दीर्घ स्वर वाले 3 उदाहरण, अनुनासिक वाले 3, अनुस्वार वाले 3, द्वित्व व्यंजन वाले 3 और विसर्ग वाले 3। ये आप लोगों को बुक में ही भरना है अपने एक्सरसाइज में। अब चलते हैं हम निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। अभी हमने बताया आपको, आप लोग ऐसे वर्ण विच्छेद कर लेंगे। फिर ये निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखकर 3 उदाहरण दीजिए। ये हमने 2 लिख दिया है, आप लोगों को ये अपने मन से करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर ये देखिए, ये भी आप लोगों को अपने मन से करना है। एक हम बता दे रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। अब कहाँ चंद्रबिंदु लगेगा और कहाँ अनुस्वार लगेगा, इतना आप लोगों को बखूबी पता है। आप लोग इसे लगा के लिख लेंगे। ये आपको बुक में ही करना है। ये और ये सारा एक्सरसाइज आप लोगों को बुक में ही करके रखना है। फिर हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के द्वारा भेजेंगे। आप लोग अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम।
अगले चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू।